रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। क्या चश्मे सिर्फ एक ही काम के लिए होते हैं? जरा रुकिए, क्योंकि स्मार्ट ऑन डिवाइस के साथ चश्मे इससे कई ज्यादा काम कर सकते हैं। एक बार सोचिए, एक चश्मा जो चीजों को पहचान सकता है, करेंसी को सेकंड्स में आइडेंटिफाई कर सकता है, 13 भाषाओं में किताबें पढ़ सकता है और पढ़ाई की बात करें तो स्मार्ट ऑन आपके सवालों का हल भी दे सकता है। The correct answer is IC4 carat. साथ ही इसका स्मार्ट आई देगा आपको डायग्राम्स, चार्ट्स और ग्राफ्स की पूरी जानकारी। Mode change to smart eye. 5, 4, 3, 2. लेकिन रुकिए, और भी बहुत कुछ है। स्मार्ट ऑन के साथ आपको मिलते हैं नॉन कैमरा फीचर्स भी, जिससे ये बन जाता है आपका सबसे बड़ा दोस्त। व्हाट्सएप इमेजेस का डिस्क्रिप्शन ले, The image is a photograph of a printed exam or quiz paper. एआई ट्यूटर से पढ़ाई में टॉप करें। The questions cover various topics such as crystal and structure. डॉक एआई के साथ अपनी पढ़ाई और काम के डॉक्यूमेंट्स संभाले। स्मार्ट ऑन ग्लासेस आपके फोन के बैक और सेल्फी कैमरा से भी आसानी से जुड़ सकते हैं। महज 15 ग्राम का ये हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ जाता है और आपको देता है जबरदस्त फीचर्स। लेकिन इससे बेहतरीन बात ये है कि इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है, इसीलिए रहता है हमेशा तैयार आपके साथ। एक अच्छी खबर ये है कि ये सब्सिडाइज्ड रेट पर भी उपलब्ध है। आज ही हमारी सपोर्ट टीम से संपर्क करें और स्मार्ट ऑन को अपना बनाएं। नंबर है 917016606884। स्मार्ट ऑन ग्लासेस डिवाइस, आपके जैसी सोचने वाली तकनीक। बड़ी खुश दिख रही हो। एक्चुअली बड़े अरसे से सुधा मूर्ति की एक ऑडियो बुक ढूंढ रही थी, आज मिली है। अरे बहुत लकी है तू, हमारे गांव में तो इंटरनेट ही नहीं है। अरे तुम्हें मालूम नहीं, अब ऑडियो बुक सुनने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं है। नैप दिल्ली ने लॉन्च की है IVR बेस्ड ऑडियो बुक लाइब्रेरी श्रवण। इतनी लंबी किताब फोन पे कैसे पढ़ेंगे? अरे पॉज, रिवाइंड, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट चैप्टर जैसे बहुत से फीचर्स हैं वहाँ। अच्छा, तो मुझे कॉल कहाँ करना होगा? ये नंबर अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव कर ले, 08071175215। लाइब्रेरी की मेंबरशिप भी है कोई? हाँ, सिर्फ नैप दिल्ली की मेंबरशिप ही काफी है। इससे रिलेटेड अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो 8826261166 पर कॉल कर सकती हो। पर हाँ, अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रेडी रखना। थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन यार। फिर तो मुझे आज ही नैप दिल्ली की मेंबरशिप लेनी होगी। तो अगर आप भी IVR बेस्ड ऑडियो बुक लाइब्रेरी का लाभ उठाना चाहते हैं तो आज ही कॉल करें 08071175215। या दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। आज का शो बेहद खास है। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं लुई ब्रेल जी का 215वां जन्मदिन। आप सभी को इस दिन की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और एक शेर मुझे याद आता है मुनव्वर राना साहब का इस कॉन्टेक्स्ट में, और हमारे लिए बहुत ही रेलिवेंट है कि उन्होंने कभी कहा था कि ए अंधेरे देख तेरा मुंह काला हो गया, ए अंधेरे देख तेरा मुंह काला हो गया, मुझको मिली ब्रेल और उजाला हो गया। तो उन्होंने माँ के कॉन्टेक्स्ट में कहा था, लेकिन हमारे लिए ये ब्रेल के कॉन्टेक्स्ट में बहुत रेलिवेंट है। तो हजारों करोड़ों लोगों की दुनिया में उजाला ब्रेल लिपि ने लाया। आज हम उसी पे बात करेंगे। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं लुई ब्रेल जी का बर्थडे। स्पेशल एडिशन है बदलता दौर का। हमारे साथ खास मेहमान है मधु सिंगल मैम, फाउंडर है मित्रा ज्योति की, 35 सालों से डिसेबिलिटी सेक्टर में काम कर रही हैं। ब्रेल प्रेस है इनके पास। हमारी कोलैबोरेशन में एक मैगजीन भी आती है इनसाइट, तो वो भी आप ले सकते हैं। और जानेंगे आज की क्या चीजें हुई है इस साल, यानी 2024 में ब्रेल प्रमोशन को लेके, कहां आज ब्रेल खड़ी है, तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। अगर कुछ नोटेबल इश्यूज हम बात करें 2024 में,
तो सबसे बड़ी जो चीज हुई वो 3 दिसंबर को हुई। 3 दिसंबर को वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे वाले दिन, जब भारतीय ब्रेल का स्टैंडर्डाइजेशन किया गया। उसके अलावा स्टार हेल्थ ने अपनी ब्रेल पॉलिसी लॉन्च की। कई होटल्स ने, जिनमें प्रमुखता से हम अगर 1-2 नाम ले सके तो ताज, उन्होंने ब्रेल मेन्यू लॉन्च किए अपने। ईसीआई की बात करें तो ब्रेल में वोटर कार्ड आने शुरू हुए हैं। तो ये कुछ नोटेबल इश्यूज है, और कुछ लोगों ने, कुछ ब्लाइंड स्कूलों को अडॉप्ट किया है कि उनको ब्रेल से रिलेटेड जो भी सामग्री चाहिए, जो भी चीजें चाहिए, वो प्रोवाइड करवाएंगे। तो कुल मिला के चीजें ब्रेल के परिप्रेक्ष्य में भी चल रही हैं। तो डिटेल बात करेंगे। मधु मैम है हमारे साथ। मधु मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो उड़ान पे। नमस्कार दानिश, एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ पर हूँ हमारे प्रिय लुई ब्रेल जी के बारे में कुछ बातचीत करने के लिए। सबसे पहले तो मैं उन्हें सैल्यूट करती हूँ कि उन्होंने हमको एक जरिया दिया अपनी लाइफ को बनाने का, जो कि ब्रेल है। बिल्कुल, ये साल बहुत खास है आपके लिए। बिल्कुल 35 साल पूरे कर रहे हैं आप मित्र ज्योति के, और एक लंबे अरसे से हमने बात नहीं की बदलता दौर में। आज बड़े दिनों बाद आपसे बात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो धन्यवाद। 35 साल पहले आपने जर्नी शुरू की थी, तब हम लोग टोटली डिपेंडेंट थे ब्रेल के ऊपर। हाँ जी, तो ये रिकॉर्डिंग्स होती थी, लेकिन बहुत रेयरली होती थी, क्योंकि उस टाइम पे अलग डिवाइसेस थी। लेकिन ओवरऑल जो हमारी जिंदगी थी वो ब्रेल के बिना पूरी हो ही नहीं सकती थी। तो 2 चीजें जानना चाहता हूँ बिगिनिंग में आपसे। एक तो 35 साल की आपकी जर्नी, उसमें ब्रेल की इम्पोर्टेंस, और लुई ब्रेल जी के बारे में आपके विचार। सबसे पहले तो मैं लुई ब्रेल जी को सैल्यूट करती हूँ, और उनके बारे में यही कह सकती हूँ कि लुई ब्रेल अगर नहीं होते तो हम कहाँ होते। ये सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे पास अगर ब्रेल नहीं होती तो शायद हम इस मुकाम तक पहुँच ही नहीं पाते। तो मेरा साष्टांग नमस्कार टू लुई ब्रेल जी, और उनके द्वारा दी गई जो ये एक धरोहर हमको मिली ब्रेल के रूप में, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मैं आपको बताऊँ, मेरे स्कूल कॉलेज डेज में मैं एवरी डे 40 पेजेस रोज ब्रेल में लिखा करती थी, क्योंकि उस समय ना तो बुक्स अवेलेबल थी ब्रेल में, तो हमें खुद ही अपने लिए किताबें ब्रेल में बनानी पड़ती थी रात को। और मेरे पास कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं था, जस्ट ब्रेल स्लेट और पॉकेट फ्रेम जैसी चीज़ें हुआ करती थी। तो ब्रेल से स्लेट पर ही मैं अपने नोट्स बनाती थी, और रात को मेरे हाथ बहुत दुखा करते थे, तो उस पर कुछ वो जो ऑयोडेक्स आता था उस समय, तो वो मेरा परमानेंट सॉल्यूशन था कि रात को वो ऑयोडेक्स लगा के हाथ पे सो जाओ, तो थोड़ा सा दूसरे दिन आराम मिलेगा मुझे ब्रेल करने के लिए, क्योंकि एवरी डे ये तो मुझे करना ही होता था। तो ये ब्रेल की एक विशेषता थी मेरे जीवन में। और आप कहेंगे कि 1999 तक मैं ब्रेल बहुत मतलब विस्तार से लिखा करती थी, चाहे मेरी डे टू डे की जर्नी हो, कि शाम को मैं एक पेज लेके बैठ जाती थी कि आज मैंने क्या क्या किया। अभी 20-25 साल के बाद मेरे पास वो पेपर अभी भी रखे हैं, उनको पढ़ के मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी की, उसके बाद मुझे लगा कि मुझे अपने कुछ मित्र बनाने चाहिए, दृष्टिहीन फ्रेंड्स। उससे पहले मेरा किसी से कोई परिचय नहीं था, तो उस समय मैं बहुत सारे ब्रेल लेटर्स लिखा करती थी सबको, बड़े बड़े लेटर्स अपने बारे में, मेरा क्या सोचना है, मैं क्या चाहती हूँ फ्यूचर में, तो ये लेटर्स लिखा करती थी। तो ब्रेल से मेरा संबंध बहुत ज़्यादा रहा है। जब मित्र ज्योति की शुरुआत हुई उस समय पर भी मैंने बहुत सारी जो पुस्तकें थी उनको मैंने अपने लिए ब्रेल किया, क्योंकि मुझे लगता था कि कोई पढ़ के सुनाएगा तो शायद मुझे पूरी समझ में नहीं आएगी, तो मैं खुद अपने लिए लिख लूँ। और धीरे धीरे जब 1995-96 में पता लगा कि एक ब्रेल एम्बोजर टाइप की चीज़ आती है, इंडेक्स प्रिंटर और डक्सबरी प्रिंटर के बारे में, तो सबसे मैंने एक डोनेशन दिया था, एक बड़ा डोनेशन
2.5 लाख का फ्रॉम टाटा, उनसे लिया था, और मैंने डक्सबरी ब्रेल एम्बोजर खरीदा था। तो वहाँ पे फिर मेरी शुरुआत हुई थी ये ब्रेल में किताबें बनाने की। और उस समय वो बहुत छोटा सा था, तो बहुत छोटे रूप में किसी को अगर इंडिविजुअली ज़रूरत होती थी तो हम उसको ब्रेल बना के दे दिया करते थे। वो जर्नी शुरू होते होते 2015 में ये ब्रेल प्रेस, जब मोदी जी ने अनाउंस किया कि पूरे भारत में मैं 18 ब्रेल प्रेसेस लगाएंगे हम लोग, सभी प्रांतों में, सभी प्रदेशों में ब्रेल प्रेस होनी चाहिए, तो उस समय ये ब्रेल प्रेस हमें मिली। तो ये जर्नी हमारी कंटिन्यू हुई। बिल्कुल। ये बताएं कि पहले हम बात करते हैं कुछ ऐसे सवालों की ही जो नई चीजें चल रही है, फिर कुछ क्रिटिकल एस्पेक्ट्स पे भी आएंगे। तो 3 दिसंबर को भारतीय ब्रेल का स्टैंडर्डाइजेशन हुआ। हाँ जी। ये कितनी बड़ी मांग थी हमारी कम्युनिटी की? ये क्या है, इससे कैसे हमें बेनिफिट होने वाला है, इस चीज के बारे में बताएं। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा विषय है। इसके बारे में मैं बताना चाहूँगी कि क्या हुआ था 1951 में। उससे पहले जो ब्रेल थी वो लोग अलग अलग तरीके से, अपने तरीके से यूज़ किया करते थे। 1951 में भारतीय ब्रेल का स्टैंडर्डाइजेशन हुआ और ब्रेल बनी कि भी सभी जगह भारतीय ब्रेल यूज़ की जाएगी। और उसमें जो जैसे कि अल्फ़ाबेट्स हैं वो सभी भाषाओं में होंगे, लेकिन उनका जो लिखने का तरीका होगा वो सेम होगा। जैसे कि क है, हिंदी में भी क बोलते हैं, कन्नड़ा में भी क है, तो एक तरह से लिखा जाएगा, क होगा, 1-3 इज क, तो वो सभी लैंग्वेजेस में सेम होगा। तो उसमें प्रॉब्लम ये आई कि कुछ लेटर्स जो हैं कुछ लैंग्वेजेस में अलग भी होते हैं। जैसे संस्कृत में आप देखोगे रू, री, ऐसे 2-3 लेटर होते हैं। ल होता है हिंदी में, कर्नाटका में ल, लाइक प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता है। तो वहाँ पे थोड़ी थोड़ी ये प्रॉब्लम आने लगी। तो इस तरह से ये भारतीय ब्रेल का स्टैंडर्डाइजेशन हुआ था। लेकिन फिर भी हम लोग 2 प्रेसेस थी जिनकी किताबें मैं पढ़ा करती थी, देहरादून और मुंबई, NAB सर जे डगन ब्रेल प्रेस, और दोनों का लिखने का स्टाइल अलग था। मतलब एक स्टैंडर्डाइजेशन हम नहीं मान रहे थे उन चीज़ों में। उसके बाद ये बातें चलती रहीं। 2009 में जब लुई ब्रेल जी की 200वीं जयंती मना रहे थे हम लोग, उस समय पे एक प्रपोजल गया गवर्नमेंट के पास NIEPVD से, जो कि उस समय NIVH हुआ करता थे। तो उन्होंने कहा कि हम लोग एक BCI, एक काउंसिल, ब्रेल काउंसिल ऑफ इंडिया का एक वो बनाना चाहते हैं। तो ये प्रोजेक्ट पास हुआ, 1 साल लग गया है उसको पास होने में। करीब 2010 में ये ब्रेल काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, जिसके चेयरपर्सन बने डॉक्टर SR मित्तल। और इसमें जो उस समय वहाँ की डायरेक्टर हुआ करती थी मिसेस अनुराधा मोहित, जो कि अब अनुराधा डालमिया हैं, उनको काम दिया गया कि वो कन्वीनर होंगी कि भाई ये ब्रेल काउंसिल कैसे चलती है, किस तरह से अपना काम करेगी, ये सब वो डिसाइड करेंगी चेयरमैन के साथ मिलकर। और इनके कुछ सदस्यों को भी लेना पड़ेगा सभी जगहों से, मतलब सभी प्रांतों से, और ये काउंसिल ऐसे चलेगी और ब्रेल संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो इसमें डिस्कस हुआ करेंगी। तो ऐसा करके उस समय डॉक्टर SR मित्तल को 1 साल के लिए इसका चेयरपर्सन बनाया गया। बट धीरे धीरे वो पास हुआ, ये हुआ, तो ऐसा करके 2011 हो गया। तो 2013 तक शायद मिस्टर SR मित्तल, डॉक्टर SR मित्तल सॉरी, वो इसके चेयरपर्सन थे। उसके बाद ये काम रुंगटा जी ने ले लिया था, मिस्टर SK रुंगटा जी ने, तो वो इसके चेयरपर्सन बने। तो उस समय ये डिसाइड हुआ कि बहुत सारी चीज़ें हैं। और उस समय एक चीज़ और आ गई थी कि ब्रेल कंप्यूटराइज्ड हो गई थी। ब्रेल जो है ना कि आपने जस्ट टाइप कर दिया अपने पॉकेट फ्रेम से या ब्रेल टाइपराइटर से, बल्कि ये ब्रेल जो है
कंप्यूटराइज्ड हो गई थी। आप कंप्यूटर में डक्सबरी डीबीटी में ब्रेल जाती थी और उससे आप ब्रेल टाइपिंग मतलब ब्रेल टाइप हो जाती थी अपने आप, जो भी ये इसका स्टैंडर्ड था, तो वो होने लगी थी। तो बहुत सारी मुश्किलें ये आई थी कि कंप्यूटराइज्ड साइन आ गए बहुत सारे। उसके बाद ब्रेल म्यूजिक में कोई साइन नहीं था पहले, जो ये भारतीय संगीत है और कर्नाटक म्यूजिक है, इसका कोई साइन नहीं थे। तो उसके बारे में बात हुई कि इनके साइन भी बनने चाहिए। उसके बाद संस्कृत में कुछ चीज़ें अलग थी, तो उनके साइन बनने चाहिए। तो बहुत सारी मुश्किलें इसमें आ रही थी एंड सभी जगह पे लोग ब्रेल अपने हिसाब से यूज़ कर रहे थे। तो इसको वो एक स्टैंडर्डाइज करने के लिए ये डिसाइड हुआ कि ब्रेल पर काम किया जाएगा सभी भाषाओं में। सभी भाषाओं के लोग बैठेंगे और ऐसा किया जाएगा कि ये किसी और को दिक्कत नहीं करे। सपोज हिंदी में कोई शब्द है तो फिर वो किसी और भाषा में आकर दिक्कत नहीं करे कि वो लोग भी अपना नोटेशन बना लें और हम लोग भी अपना बना लें, तो ये डिस्टर्ब नहीं करे। तो इस पे बहुत सारी मीटिंगें हुई जिसमें सभी भाषाओं के लिंग्विस्टिक ने भाग लिए और सभी भाषाओं के जो ब्रेल एक्सपर्ट थे उन्होंने भाग लिया। और बहुत सारी इसमें मतलब डिस्कशंस हुई कि यहाँ पे ये वहाँ पे वो। एक छोटी सी बात बताऊं कि आपको पता होगा कि जैसे कि हिंदी में हम लिखते हैं प्रदीप, प्रदीप में प्र लिखा जाता है, तो हम लोग लिखते हैं आधा पर ब्रेल में। लेकिन जब ये नॉर्मल भाषा में मतलब हिंदी में लिखा जाता है तो प के नीचे र होता है, कुछ ऐसा है। तो इसमें कठिनाई आ गई कि र को आधा करें कि प को आधा करें, क्योंकि शुरू से हम लोग प्रदीप में प आधा करते थे। तो इस पे बहुत डिस्कशन हुई कि इसको चेंज करो। फिर ये डिसाइड हुआ कि भाई बरसों से हम लोग ऐसे लिखते जा रहे हैं तो बड़ी प्रॉब्लम होगी, उसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे इस छोटी सी चीज़ को। तो ऐसी बहुत सारी मुश्किलें थी जो कि हम लोगों ने इस पर काफ़ी बातचीत हुई। मतलब 15-15 घंटे तक मीटिंग चली है ब्रेल काउंसिल ऑफ इंडिया में। मैं भी उसकी एक सदस्य थी ब्रेल काउंसिल ऑफ इंडिया की। अभी इन्होंने उसको बंक कर दिया है तो पता नहीं है, भी हम लोग चाहते भी हैं कि ये फिर से आए तो हम और डिस्कशन इस पे कर सकें। तो इन्हीं सब चीज़ों को आधारित करके ये सब चीज़ें ये ब्रेल लॉन्च हुई है। मतलब ब्रेल का इन्होंने रीवैम्पिंग किया है स्टैंडर्डाइज कर दिया दिसंबर ब्रेल को। को। अभी 4 जनवरी को भी सेक्रेटरी साहब इन्होंने उस 3 दिसंबर को पूछा था सबसे कि आपको स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें लिखिए, थोड़ा टाइम दिया तो हम लोग इसको 4 जनवरी को फिर से प्रॉपरली वो कर देंगे, रीलॉन्च कर देंगे। तो अभी शायद मेरे ख्याल से सेक्रेटरी साहब 4 जनवरी को जूम के जरिए इसको कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये हमने अब इसको मतलब पूरा ब्रेल में भी बना लिया है। अगर कोई पढ़ना चाहे तो मित्र ज्योति में अवेलेबल है ये कॉपी। बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के एक जो बड़ी मांग थी उसको मान लिया गया और ब्रेल काउंसिल ऑफ इंडिया के अथक प्रयासों से ये हो गया। और 2 बड़ी चीजें हुई हैं मोदी सरकार के आने के बाद 2014 के बाद। एक तो जो साइन लैंग्वेज है उसको भी स्टैंडर्डाइज किया गया है। उसमें भी काफी दिक्कतें आती थी। हाँ जी। एक स्टेट के अलग साइंस थे और दूसरी स्टेट के अलग साइंस थे और इसी तरह ब्रेल के थे। अब ये तो हो गया। अब आपने खुद ही बताया एक एग्जांपल देके प्रदीप की। अब ये बताएं कि ये जो चेंजेस हुए हैं अब ये लोगों तक आप कैसे पहुंचाओगे? जैसे अब हम लोग हैं, हमने तो वो पढ़ ली ब्रेल और अब तो हम अब सेटल्ड हो गए अपने अपने कामों में, तो हम तो जब भी हाथ चलेगा तो वो पुराने तरीके से ही पढ़ेगा क्योंकि हमारे माइंड में वो बस गया हुआ है। तो अब ये जो नए सीखेंगे उनके लिए तो ठीक है, लेकिन पुराने लोगों तक आप ये मॉडिफिकेशन कैसे पहुंचाओगे? बहुत ज्यादा चेंजेस तो इसमें नहीं लगेंगे आपको, बट स्टिल क्या है ना, जैसे आप साइन ही ले लीजिए। कोई फुल स्टॉप क्या करता था, अपनी तरीके से लोग अलग अलग तरीकों से लिखते थे। कोई साइन ही है जैसे इन्वर्टेड कोमास और ब्रैकेट क्लोज ओपन, तो कुछ अपने अपने साइन लोग बना लिया करते थे। तो वो सब स्टैंडर्डाइज हुए हैं। मुझे लगता है कि
नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पीपल विद विजुअल इम्पेयरमेंट, विजुअल डिसेबिलिटी, वट एवर इट इज, NIEPVD को अब एक काम करना पड़ेगा कि ये जो इनका ये बनेगा, पूरा पुस्तक जो बनेगा, इनके कंट्रैक्शन है या सॉरी इनके जो साइंस हैं सब मिला के ये लोगों तक पहुंचाने होंगे, तभी वो लोग इसको पढ़ के समझ पाएंगे कि कहाँ कहाँ चेंजेस आए हैं। और सभी को अपनी जो लिपि है उसमें ये चेंजेस लाने पड़ेंगे। स्कूलों में तो चलो ठीक है भाई, हम लोग यूज टू हो गए हैं और हम लोगों को थोड़ा सा इसमें दिक्कत आएगी। जो नए बच्चे पढ़ेंगे उनके लिए तो अच्छी बात है कि भाई उनको एक स्टैंडर्डाइज ब्रेल मिल रही है और उनको उसी तरह से सिखाया जाएगा। इसमें मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है टीचर्स ट्रेनिंग का भी कार्यक्रम NIEPVD को बनाना चाहिए, और ये टीचर्स ट्रेनिंग भी सभी प्रांतों में अपने अपने तरीके से जो तो ये चीजें आपने मतलब ब्रेल काउंसिल ऑफ इंडिया में डिस्कस नहीं की कि बनने के बाद कैसे प्रचार प्रसार करेंगे इसका? जब तक ये डिस्कशन हुई, सारी चीजें बनी, तब तक ये इन्होंने ब्रेल काउंसिल ऑफ इंडिया को 2022 के बाद कोई मीटिंग ही नहीं हुई है 2 साल से। उस समय तक ये सब तैयार हो गई थी। ये हुआ था कि वे बच्चों को देंगे कि कैसा लग रहा है उनको पढ़ने में, छोटे बच्चों को, बट पूरी चीजें ये डिस्कस नहीं हुआ था कि किस तरह से हम लोग इसको सभी तक पहुंचाएंगे। बढ़िया, तो बट इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट स्टिल, राइट? मुझे ग्रेट अचीवमेंट, बट मुझे लगता है ये ब्रेल काउंसिल ऑफ इंडिया को फिर से रिवैम्प करना चाहिए। बहुत सारी चीजें स्टिल हैं जिसको कि हम फिर से बातचीत के जरिए सुलझा सकते हैं कि किस तरह से हम इसको सभी तक पहुंचा पाएंगे। बिल्कुल, ब्रेल काउंसिल ऑफ इंडिया तो चाहिए ही ना। अगर ये तो आगे बढ़ाना है अगर ब्रेल को, तो एक बॉडी तो ऐसी होनी ही चाहिए जो इस पे नजर रखे और इसके साथ साथ कार्य होता रहे। अच्छा, मैंने एक चीज देखी है, आपके विचार चाहूंगा इस पे, कि अभी पिछले 8-10 सालों में जो साइटेड लोग हैं, या साइटेड एंटिटीज हैं, या जो प्राइवेट अदारे हैं, वो ज्यादा ब्रेल को प्रमोट कर रहे हैं रेदर देन हमारी ऑर्गेनाइजेशन या हम लोग। आप सही कह रहे हैं। ब्रेल का जो प्रमोशन हो रहा है, कुछ जगह पे साइटेड लोग कुछ गलत, मतलब मैं उसको नहीं मानूंगी, कुछ मतलब अपने तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं जो कि काम का नहीं है। कुछ लोग अच्छी तरह से भी कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा मतलब उनकी अवेयरनेस होनी चाहिए इस पे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो कि उन्होंने ब्रेल में बना दी हैं ये सोच के कि ब्लाइंड लोग इसमें यूज करेंगे, लेकिन वो किसी काम की नहीं है। जैसे कि मैंने सुना कि कोचेस पे बाहर लिख दिया गया कि कोच नंबर 1, 2, 3, तो कोई ब्लाइंड व्यक्ति बाहर से कैसे छुएगा ट्रेन को और पता करेगा कि कोच नंबर 1 है कि 2 है? ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। वो कंसल्टेशन के बिना करते हैं ना, इंटेंशन तो सही है लेकिन कंसल्ट नहीं करते ना। वो यही सेम हाल जो है वो ट्रेन के अंदर सीटों में भी है कि आप सीट पे लिखो, वो सीट के आगे लिख देते हैं शीशे के पास, तो वहां तक हाथ कैसे ले जाएंगे अगर कोई बैठा होगा? तो ये तो लिखना चाहिए। तो कुल मिला के कंसल्टेशन की प्रॉब्लम है, कंसल्टेशन की प्रॉब्लम है, एक अवेयरनेस नहीं है उनको, और वो समझ नहीं पाते, अपने अपने तरीकों से कुछ कुछ करते रहते हैं। बट इंटेंशन इज गुड, राइट? इंटेंशन इज गुड। तो ये एक अवेयरनेस उनको लेनी चाहिए। कुछ भी करने से पहले आप दृष्टिहीन लोगों से बातचीत कीजिए, उनसे पूछिए कि आपको कौन सी चीज इजी पड़ती है, उसके हिसाब से आप काम कीजिए। बहुत अच्छी बात है, हम लोग बहुत खुश है इस चीज में, लेकिन काम ऐसा होना चाहिए जो सबको यूज हो सके। बिल्कुल। कंप्यूटराइज्ड ब्रेल के बारे में आपका क्या विचार है? क्या ये सहयोग कर रही है ब्रेल लिटरेसी को बढ़ाने में, या आपको लगता है कि जो ट्रेडिशनल है उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है? ये जो कंप्यूटराइज्ड वर्जन आया है, तो कितने लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं? और आप ओल्ड स्कूल से आती हैं, तो आप ट्रेडिशनल ब्रेल में ही ज़्यादा आपने काम किया, तो आप कैसे देखती हैं ओवरऑल इसको? मुझे लगता है कि जैसे जैसे टाइम बदलता है हमें भी बदलना चाहिए और हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन मुझे पूछोगे तो उस समय जो किताबें पढ़ने में हम लोगों को मजा आता था ना,
जो कि मतलब हाथ से लिखी जाती थी पूरी। उसके बाद वो उनका एक तरीका था उसको ब्रेल कॉपी बनाने का, मतलब वो थर्मोफॉर्म करते थे, पता नहीं क्या करते थे। वो ब्रेल जो थी वो एक अलग चीज थी पढ़ने में, बहुत मजा आता था, कहीं पे कोई गलती नहीं होती थी। आजकल जो ये कंप्यूटराइज्ड ब्रेल हो गई है, इसमें बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा ब्रेल बनाने के लिए। क्या होता है, कई बार आपने बहुत सारे पेज बना लिए, उसके बाद जो ब्रेल है वो थोड़ी सी फेड हो जाती है, तो पढ़ने में थोड़ा सा हम लोगों को दिक्कत हो गई। अगर किसी ने नहीं देखा, किसी ने करेक्ट नहीं किया अपने ब्रेल एम्बोजर को, तो वो पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। सेकेंडली, कई डॉट्स ऐसे आते हैं कई बार कि एक डॉट एक पेज में फला पर्टिकुलर जगह पे वो छपता ही नहीं है किसी किसी जगह पे, तो उसमें कोई भी कुछ उस कई बार ये मशीनें भी ठीक नहीं होती उस समय पे कि वो ये ऐसा हो क्यों रहा है किसी को नहीं पता। तो ऐसी गलतियां आ रही हैं, लेकिन करें क्या, जब हाथ से ब्रेल बुक्स बनाया करते थे तो उसमें प्रॉब्लम यही थी कि बहुत कम जो है ब्रेल कर पाते थे लोग, बहुत कम कॉपियां बन पाती थी, बहुत कम लोगों तक पहुंच पाती थी, ब्रेल की पहुंच बहुत कम लोगों तक थी। क्योंकि जैसा कि मैं बता रही हूँ कि हम लोगों को तो कभी ब्रेल की किताबें ही नहीं मिली, वो खुद ही जो जरूरत होती थी अपने आप ही लिखते थे। तो ऐसी स्थिति में मैं ये चाहती हूँ कि कंप्यूटराइज्ड ब्रेल को हमको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा विद सम थोड़ा बहुत जो ब्रेल की तकलीफें आती हैं वो सहते हुए हम लोगों को उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। दूसरी बात, लोग कहते हैं कि ब्रेल चली जाएगी, ब्रेल कोई लिखेगा नहीं, ये सब कंप्यूटराइज हो गए हैं, सब ऐसे ही पढ़ेंगे। मैं इसको नहीं मानती हूँ, क्योंकि सबसे पहले चाहे कोई साइटेड है, दृष्टिहीन है, सबसे पहले हम उसको क्या देते हैं, स्कूलों में भी जाएंगे तो एक पेपर देंगे, एक पेंसिल देंगे कि तुम इधर लिखो, ऐसा लिखो, वैसा लिखो, ए कैसे बनेगा, बी कैसे बनेगा। तो सेम थिंग ब्लाइंड के साथ है कि कम से कम हम लोग कहीं जाते हैं तो हमारे बैग में एक पॉकेट फ्रेम और एक स्टाइलस तो होना चाहिए कि कभी किसी ने कुछ बोला सडनली तो हम कम से कम उसको नोट करके अपने पास रखें। थर्ड थिंग, मुझे कभी कभी, खैर अब तो वो पॉसिबल नहीं है, आई क्लाउड आ गया, बहुत सारी चीज़ें आ गई, लेकिन कई बार मैं सोचा करती थी कि अगर मैंने कंप्यूटर में डाल दिया और वो मतलब किसी कारण से मैंने उसको रिवैम्प कर दिया, रिलीज मतलब मिटा दिया उसको, करप्ट हो गई फाइल वगैरह, करप्ट हो गई फाइल, तो मेरा क्या होगा। तो ब्रेल में ऐसा नहीं होता है, अगर आपका पेज हट भी गया तो हम समहाउ उसको कहीं ना कहीं से कुछ जोड़ जाड़ के पढ़ लेंगे, जो कि कंप्यूटर में संभव नहीं है एक बार करप्ट होने के बाद फाइल में। बहुत सारी चीजें हैं। आपको थैंक यू सो मच, आपने मुझे लूडो गिफ्ट की थी। अब आप इसको कैसे खेल लोगे ब्रेल के बिना, जहाँ प्लेइंग कार्ड्स को कैसे खेल लोगे, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो आप आज भी नहीं कर सकते हैं, और जब आपको आती है तो आप एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस फील करते हैं। बिल्कुल, और जैसा आपने बताया कि फैमिली वाले भी नहीं पढ़ पाएंगे, अपने लिए लिखा गया है। बिल्कुल, वो तो खैर मजाक की बात है, लेकिन ये बताएं कि एक चीज का क्या मलाल लगता है आप लोगों को कि अगर हम डिसेबिलिटी सेक्टर की ही बात कर लें तो हेलन केलर जी का बर्थडे ज्यादा बड़े स्तर पे ज्यादा पॉपुलर है एज कंपेयर टू लुई ब्रेल जी। वो वर्ल्ड लेवल पे भी सेलिब्रेट किया जाता है, और मैंने देखा है बहुत सारी जो नॉन डिसेबल्ड ऑर्गेनाइजेशंस भी हेलन केलर जी के बारे में बात करते हैं, इवेंट्स करते हैं। लेकिन जब लुई ब्रेल जी का बर्थडे आता है तो सिर्फ ब्लाइंड ऑर्गेनाइजेशंस, जहाँ उनको सिर्फ ब्रेल के साथ ही लिमिटेड कर दिया गया है, जबकि उनका जो कद है वो बहुत बड़ा है। तो ये कहाँ पे हम प्रचार प्रसार करने में फेल हो गए, जो आपको लगता है कि नहीं, मतलब आपके डिफरेंट व्यूज हैं? ये बात आप सही कह रहे हैं कि एक तरह से जो एक फेम इंसान को मिल जाती है कई बार, तो हम अगर हेलन केलर जी की बात करें, वो भी अपने तरीके से एक बहुत महान लेडी हुई हैं अपने समय पे, काफी काम उन्होंने किए हैं, नथिंग टू से अबाउट इट। बिल्कुल, लेकिन
कहने का मतलब है कि लोग उन्हें ज्यादा जानते हैं इंस्टेड ऑफ लुई ब्रेल। लुई ब्रेल का नाम खाली आता है जब हम ब्रेल की बात करते हैं, हाँ, सिर्फ 4 जनवरी को बात। 4 जनवरी को। लेकिन हेलन केलर की में भी बहुत सारी पुस्तकें उनकी तरफ से काफी आई हैं, जो जिनको कि लोगों की जिंदगी में उनका महत्व रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, दैट कैन पढ़ने बी में। इम्पोर्टेंट पॉइंट, यस। जो कि लुई ब्रेल जी ने जो काम किया है वो अपनी मेहनत से किया है और अपने बूते पे किया है, जो कि उन्होंने ब्रेल का 6 डॉट्स बनाए, और वो भी बड़ा साइंटिफिक है। और मुझे कोई ये भी बता रहा था, रिसेंटली समबडी विजिटेड लुई ब्रेल जी का घर जो स्मारक बना हुआ है, हाँ, तो वो बता रहे थे कि वहाँ भी कुछ ज्यादा देखभाल नहीं दी जा रही। नहीं, बहुत बुरा ज्यादा हाल नहीं है। है, हाँ बुरा हाल है। जिस तरह का उनका दर्जा था और जिस तरह से उन्होंने पूरे वर्ल्ड को रोशन किया है, और वहाँ की सरकार और वहाँ भी सिचुएशन कोई अच्छी नहीं है उनके मेमोरियल को लेके। नहीं, बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली मतलब अगर मैं बताऊं तो एक लेडी ने मुझे फ्रांस से फोन किया, कहती है कि आजकल ना मैं एक बुक किताब बना रही हूँ जो कि टेक्टाइल है, और मैं चाहती हूँ कि ब्रेल को सबको मैं टेक्टाइल बना दूं। मैंने कहा क्या वर्क करना चाहते हो तुम? तो उसने मेरे को एक किताब भेजी, कहती है इसको पढ़ के देखो, मैंने टेक्टाइल बना दिया है। मैंने कहा क्या टेक्टाइल बनाया तुमने? मैंने पढ़ा तो उसमें मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, उसकी जरा जरा से डॉट बना दिए और उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा तुम फ्रांस में रहते हो जहाँ पे हमारे लुई ब्रेल जी का जन्म हुआ, और आप इस तरह की बात कर रहे हैं। कहती नहीं, फ्रांस में कुछ हो नहीं रहा है इसके बारे में। तो मैंने कहा ठीक है, आप इंडिया आ जाइए, यहाँ पे हमारे रेज लाइन फाउंडेशन बहुत अच्छी टेक्टाइल बुक्स वगैरह इन्होंने बनाई हैं, तो आप आके हमारे कंट्री में ये सब काम देखिए। शी वॉज फीलिंग बैड कि हमारी कंट्री में ऐसा क्यों नहीं हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, आपने अभी बातों में कहा था कि NIPD को टीचर ट्रेनिंग देनी चाहिए, मॉड्यूल बनाने चाहिए, मैनुअल्स बनाने Yes. चाहिए, लोगों तक लेके जाना चाहिए। वो तो हो गया NIPD के स्तर पे। हाँ जी। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन या जो NGOs हैं पर्टिकुलरली, उनके लेवल पे क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं कि लोगों तक ये जो मॉडिफिकेशंस हुई हैं पहुंचाया जाए? अभी तक इसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं गया है, लेकिन ये हम लोगों को सोच के ये प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे। अगर हम लोग अपने पर्सनल लेवल पर और अपने ये प्रदेश के लेवल पर ये कुछ करेंगे, तो धीरे धीरे हम भी अपने डायरेक्टर डिसेबल ऑफिस वालों से बात करके, क्योंकि हम 2-4 लोगों को तो हम लोग सिखा सकते हैं, मतलब 100 तक पहुंचेंगे, 1000 तक पहुंचेंगे, लेकिन हम लोगों को ये एक पूरे बड़े स्तर पर लोगों को ये सिखाना होगा। तो मैं ये चाहूँगी कि NIPD तो करेंगे, लेकिन उनके साथ मिलकर हम अपने प्रांतीय स्तर पर और अपने जिले स्तर पर ये सब चीज़ें हमको धीरे धीरे सभी दृष्टिहीन स्कूलों में, और जो बच्चे इंटीग्रेटेड और इंक्लूसिव एजुकेशन में पढ़ रहे हैं, उन तक ये सब पहुंचाना होगा। समय तो लगेगा, लेकिन ये काम शुरू करना है। कुछ लोग पूछ रहे थे मुझसे कि हर चीज़ की वर्कशॉप्स होती हैं, हर दूसरे दिन हम देखते हैं ये वाली ट्रेनिंग हो रही है, वो वाली ट्रेनिंग हो रही है, कुछ ना कुछ चलता है, लेकिन कभी ब्रेल से रिलेटेड हमने कोई वेबिनार या वो नहीं देखा है आज तक। आई मे बी रॉन्ग, बट नहीं देखा है मैंने भी। तो कुछ लोगों का ये सवाल था कि क्या ब्रेल ऑनलाइन भी सीखी जा सकती है, और पहला सवाल तो यही है। दूसरा, जो लोग ब्रेल नहीं सीखे हैं अभी तक और जो रिसेंटली ब्लाइंड हैं, उनको आप ब्रेल के लिए क्या कहना चाहेंगे? ब्रेल ऑनलाइन सीखी जा सकती है, आजकल बहुत अच्छे चार्ट बने हुए हैं, तो आप ब्रेल ऑनलाइन सीख सकते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत मैं ब्रेल में क्या समझती हूँ, आपने ब्रेल सीख तो ली, आप इसको लिख भी लेंगे कि 134 this 112B 14C 145D काइंड ऑफ थिंग्स, बट ब्रेल को पढ़ना, जो लोग लेटली ब्लाइंड होते हैं उनके लिए ब्रेल को पढ़ना एक बहुत बड़ा विषय है। वो पढ़ने में, ब्रेल को पढ़ने में अपनी फिंगर से टच करके, वो एक बिग प्रॉब्लम है कि वो लोग पढ़ नहीं पाते हैं। अभी रिसेंटली मैं कुछ लोगों को ब्रेल सिखा रही थी जो कि हमारे कंप्यूटर
में कंप्यूटर के लिए आते हैं हमारे पास, उसमें 2-3 लोग थे जो कि रिसेंटली ब्लाइंड हुए थे। तो उन्होंने कहा कि हम लिख तो पा रहे हैं लेकिन हमें नहीं लग रहा कि हम पढ़ पाएंगे ब्रेल। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम लगती है मुझे लेटर जो ब्लाइंड होते हैं उनके लिए। एक तो मैं फील करती हूँ, मतलब मुझे अपने आप से भी लगता है कि पहले मैं कंटिन्यूअसली आवर्स टुगेदर आई वाज रीडिंग ब्रेल, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा मतलब उसमें नहीं पढ़ पा रही हूँ कि घंटे 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 पूरा किताब ले लिया और उसको ब्रेल पढ़ना शुरू कर किया तो मेरी फिंगर्स थकने लगती हैं। तो मुझे लगता है कि लेटर स्टेज में जैसे आपकी आईसाइट धोखा देती है, आपको चश्मा लेना पड़ता है, उसी तरह से फिंगर्स में भी ऐसा कुछ होता होगा। मैं आई एम नॉट श्योर, बट मैं ऐसा फील कर रही हूँ। जी, तो ये तो हमने डिटेल में बात की आज ब्रेल के ऊपर जो लेटेस्ट चल रहा है। एक सवाल और, ओवरऑल एनालिसिस अगर आपको करना है तो ब्रेल कहाँ खड़ी है आज की डेट? डू यू थिंक इट्स सिक्योर्ड और डू यू थिंक कि थोड़ा सा तो स्लो डाउन हुआ है काम, इट नीड्स टू बी स्पीड अप? तो कहाँ देखती हैं आज की डेट में जो जनरेशन है आज की, ब्रेल को लेके कहाँ आप पाते हैं उनको? नहीं, थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है, ये सही बात है, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी हैज कम एंड नई चीज़ें आती हैं तो डेफिनेटली मतलब आपके पहले जो था कि भाई बट कोई डरने वाली बात है कि ब्रेल खत्म हो जाएगी? नहीं, मैं इसको नहीं मानती हूँ कि डरने वाली बात है। जो बच्चे हैं, जैसे हम लोग उनको ABCD सिखाते हैं लिखना, ऐसे हमको ब्रेल लिखना भी उनको सिखाना होगा। और मैं इसमें बिलीव करती हूँ कि कम से कम आपके 12th स्टैंडर्ड तक आपको ब्रेल पढ़नी चाहिए, लिखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, अपने नोट्स भी बनाने चाहिए ब्रेल में। लेटर स्टेज में किताबें आजकल पढ़ाई में बहुत कुछ हम लोग पढ़ते रहते हैं, तो उस समय पे ठीक है आप कंप्यूटराइज ब्रेल पढ़िए, उसमें थोड़ा सा मतलब आपको फास्ट हो जाता है, आप अपने हिसाब से पढ़ पाते हैं, जो कि सारी किताबें अब ब्रेल में देना मुश्किल हो जाता है। मतलब मे बी 10,000 10 लाख करोड़ किताबें होंगी, सबको ब्रेल करना तो मुश्किल है, लेकिन बच्चों के लिए ब्रेल बहुत कंपलसरी है और मुझे नहीं लगता कि इसकी इम्पोर्टेंस कभी घटेगी। मैं कभी नहीं मानूंगी कि ब्रेल ऐसे ही जा सकती है कभी। बढ़िया, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और जो लोग वो ब्रेल नहीं पढ़ते हैं या नहीं, एक बार सीख के देखिए, आपको किस तरह की इंडिपेंडेंस मिलेगी, क्या क्या नई चीज़ें आप कर सकते हैं। जैसे मैंने गेम्स का एग्जांपल दिया, या लिफ्ट में आप जाते हो तो आपको किसी से पूछना नहीं पड़ता, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप खुद से कर पाएंगे। अभी रिसेंटली एक लड़का आया मेरे पास जी, कि मेरे को ना आप स्टिकर बना के दे दो, 1 2 3 4 नंबर लिख के दे दो। मैंने कहा क्या करोगे भाई? बोलता है मेरे घर की लिफ्ट में नंबर नहीं है और मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो मैं अपनी तरफ से वहाँ पे नंबर का स्टिकर लगा दूंगा ब्रेल में, तो एटलीस्ट आई विल बी कंफर्टेबल गोइंग बाय लिफ्ट। बिल्कुल। तो मुझे अच्छा लगा कि मतलब अच्छा इनिशिएटिव है कि अगर नहीं लगे हुए हैं तो ही केम एंड ही सेड कि मेरे को स्टिकर बना के दे दो। मार्च में फिर बात होगी आपसे, लेकिन क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं, तो कैसे एनालाइज करती हैं आप ये 35 साल का सफर मित्रा ज्योति का? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मतलब मुझे लगता है कि अगर ये मित्र ज्योति नहीं होती तो शायद मेरे जो जीवन काल है इसका क्या होता। सुबह जब मित्र ज्योति में मैं आती हूँ और लोगों से मिलती हूँ कि कोई अपनी अपनी समस्याओं को लेके आते हैं जब, तो उसके बाद मुझे मतलब सडनली मेरा माइंड स्टार्टेड वर्किंग, अरे यार इसको ये प्रॉब्लम है तो अभी हम लोग इसके लिए ऐसा क्यों नहीं कर देते हैं। तो कम से कम माइंड इज ऑन कि वो वर्क कर रहा है। अगर घर में बैठती तो शायद पता नहीं क्या होता, इसमें जंक लग जाता, मैं तो कहती हूँ। तो मेरी जर्नी तो बहुत अच्छी रही है। बहुत सारे नॉट ओनली दृष्टिहीन भाई बहन, बहुत सारी चीज़ों का पता लगा और बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिला भारतवर्ष में, और भारतवर्ष से बाहर भी जाने का मौका मिला और बहुत सारे चीज़ों को जानने का मौका मिला। मतलब मैं तो कहूँगी कि ये मेरी लाइफ बहुत अच्छी चली है और आगे भी जब तक हो सकेगा मैं अपना ये कार्य कंटिन्यू रखूँगी। अच्छा, फरवरी में हमारी कन्वेंशन है,
हाँ। तो बहुत सारे लोग हमेशा आपको मिलना चाहते हैं, तो आप इस बार आ रही हैं या नहीं, ये बताएं हम। बन तो है आने का, देखते हैं ईश्वर कहाँ ले जाता है। चलिए, थैंक यू सो मच मैम डिटेल में बताने के लिए। और आई एम श्योर कि ये जो जानकारी है, जो स्टैंडर्डाइजेशन की, बहुत कम लोगों तक अभी पहुंची है। इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम लोगों तक इस चीज़ को पहुंचा रहे हैं। और एक बार फिर से सबको बहुत बहुत मुबारकबाद आज के दिन की। तो थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग टाइम एंड ऑलवेज सपोर्टिंग रेडियो उड़ान। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। एंड मैं यही कहूंगी कि किसी और को भी कोई और जानकारी चाहिए ब्रेल के बारे में तो आप कभी भी हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। मित्र ज्योति के बारे में काफ़ी लोग जानते हैं। स्टिल यहाँ पे आप ईमेल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू आर मोस्ट वेलकम। अच्छा, एक चीज़ बता दीजिए, आपने बड़ा इम्पोर्टेंट जाते जाते बता दिया। इंग्लिश में हमारी ब्रेल आती है, ब्रेल बुक आती है, मैगजीन क्वार्टरली, इनसाइड। तो Yes. जिन लोगों को उसकी मेंबरशिप लेनी हो तो वो कैसे वो उस मेंबरशिप को ले सकते हैं? वो जस्ट हमें कांटेक्ट कर लें यहाँ पे मित्र ज्योति में, ब्रेल प्रेस में। फ़ोन से कर सकते हैं या ईमेल भी भेज सकते हैं। तो याद है आपको And- ईमेल और फोन? अगर याद है तो एक बार बता दीजिए। फ़ोन नंबर तो है 08022587623, 08022587625। और आप उन्हें ब्रेल प्रेस में मतलब कनेक्ट करने के लिए बोलिए तो दे विल कनेक्ट यू। इसकी ईमेल आईडी है mjbraillepress@mitrajyoti.org। सही। क्या मैसेज रहेगा आपका जाते जाते? मैं यही कहूँगी कि जहाँ अपने माइंड को चलाते रहिए और लोगों को अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन देते रहिए। और हम लोगों को, सभी लोगों को मिलके आगे बढ़ते रहना है, नई नई चीज़ों के बारे में सोचते रहना है। मैं टेक्नोलॉजी से अलग नहीं होना चाहती। टेक्नोलॉजी ने हमको बहुत मदद की है, उसके साथ साथ हम अपनी पुरानी चीज़ों को भी ना भूलते हुए दोनों को एक तालमेल बना के चलें। बिल्कुल धरोहर है हमारे लिए। थैंक यू सो मच मैम वंस अगेन। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो लिसनर्स, बात की आज हमने मधु सिंगल मैम से, जिन्होंने ब्रेल के बारे में डिटेल में बताया, अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, ब्रेल मॉडिफिकेशन के बारे में बताया, स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में बताया, और क्यों आप लोगों को ब्रेल को अडॉप्ट करना चाहिए, इसके बारे में भी हमने बात की। अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी और पर्सनैलिटी के साथ। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। मित्र ज्योति बेंगलोर पिछले 34 वर्षों से दृष्टिबाधितों एवं विकलांगजन की शिक्षा, ज्ञानार्जन एवं उन्हें पुनर्वास सुविधाएं प्रदान करने में सक्रिय रहा है। मित्र ज्योति यह मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी विकलांगता के बावजूद एक संतोषप्रद जीवन जीने का अधिकार है। हम अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से दृष्टिबाधितों को स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर बनाने का कार्य करते हैं। मित्र ज्योति संस्थान डिजिटल साक्षरता, रोजगार के अवसर तथा महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा का समर्थन करते हुए ब्रेल, टेक्स्ट व ऑडियो में पुस्तकें प्रदान करता है, जैसे MP3, EPUB व EPAT। मित्र ज्योति से संपर्क करने के लिए हमें कॉल करें 08022587623 और 08022587625। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट mitrajyoti.org। Empower with मित्र ज्योति।